हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके सभी क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आपका यहां पर सब्जेक्ट है एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो आज हम इस सब्जेक्ट से आपके सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके पूरे सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आज वे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इसमें 4 यूनिट हैं। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी की प्रकृति क्या है? तो सांख्यिकी की प्रकृति यानी नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यह 2021 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको जरूर याद करके जाना है। इसका आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। सांख्यिकी न केवल विज्ञान है अपितु कला भी है। सांख्यिकी केवल विज्ञान ही नहीं, यह कला भी है, और यह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का विज्ञान है। टिप्पेट के शब्दों में यहाँ पर आप देख सकते हैं, टिप्पेट के शब्दों में आपके एग्जाम में इस प्रकार से कुछ शब्द भी दे दिए जाते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही किसका कथन है। तो आपको वहाँ पर लिख देना है कि ये टिप्पेट का कथन है। आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर ध्यानपूर्वक देखने हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको नहीं पता होगा। तो टिप्पेट के शब्दों में सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों हैं। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से क्रमबद्ध है तथा उन रीतियाँ का सर्वत्र प्रयोग होता है। और कला इसलिए है कि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव तथा उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला दोनों है, जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण तथा निवर्चन की रीतियों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सांख्यिकी की जो प्रकृति है वह विज्ञान और कला दोनों है, जिसमें संकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण तथा निर्वचन की नीतियों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सांख्यिकी के 2 कार्यों का नाम लिखिए। तो सांख्यिकी के 2 कार्य हैं, अनुसंधान में सहायता देना और समंकों का वर्ग विभाजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। समंक को डाटा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में अंतर मात्रा का न होकर प्रकृति का है। प्रोफेसर होरेस से क्राइस्ट के शब्दों में व्यापक रूप से प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में भेद केवल अंशों का है। जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक है, वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक हो गए। तो आइए हम गहराई से कुछ इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में कुछ अंतर होते हैं, जो कि आपको हेडिंग डाल डालकर लिखनी है। आपको अपने उत्तर हेडलाइन डाल डालकर जरूर लिखने हैं। इससे ही एग्जामिनर को पता चलता है कि परीक्षार्थी उत्तर में लिखना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है समंक की प्रकृति। देखिए यहाँ पर प्राथमिक समंक जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है, यहाँ पर लिखा गया है ये समंक मौलिक होते हैं और अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं एकत्रित करता है। और द्वितीयक समंक जो होते हैं ये समंक किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाओं के द्वारा पूर्व काल में संकलित किए जा चुके होते हैं। यानी जो प्राथमिक समंक होते हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं एकत्रित करता है, और जो द्वितीयक समंक होते हैं वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाओं के द्वारा पूर्व काल में ही संकलित कर लिए जा चुके होते हैं। तो एक अंतर यह हो जाता है इसमें। दूसरा अंतर हो जाता है व्यय बचत। तो प्राथमिक समंक जो होते हैं इनके संकलन में धन, समय, श्रम व बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक समंक में धन भी लगता है, समय भी लगता है, श्रम भी लगता है और बुद्धि का भी प्रयोग लगता है। और जो द्वितीयक समंक होते हैं इन समंकों को सिर्फ उद्धृत किया जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है यहाँ पर उद्देश्य। जो प्राथमिक समंक होते हैं इनका उद्देश्य होता है अनुसंधान के अनुकूल होना। यानी प्राथमिक समंक जो होते हैं इनका उद्देश्य अनुसंधान के अनुकूल होता है, और जो द्वितीयक समंक होते हैं ये किसी अन्य उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए गए होते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है स्रोत।
इन्हें अनुसंधानकर्ता समग्र से उपलब्ध सांख्यिकीय इकाइयों से प्राप्त करता है। यानी जो अनुसंधानकर्ता होता है वे समग्र से उपलब्ध सांख्यिकीय इकाइयों से प्राथमिक समंकों को प्राप्त करता है, जबकि जो द्वितीयक समंक होते हैं ये समंक अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा पूर्व संकलित होते हैं, ये पहले ही संकलित किए जा चुके होते हैं। पांचवी हेडलाइन है यहाँ पर सावधानी। जो प्राथमिक समंक होते हैं उनके बारे में यहाँ लिखा गया है, इनका प्रयोग करने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो द्वितीयक समंक होते हैं इनका प्रयोग करने से पूर्व इनकी जांच पड़ताल की जाती है तथा इनके स्रोत उद्देश्य अनुसंधानकर्ता का पता लगाया जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वर्गीकरण एवं सारणीकरण में अंतर बताइए। तो हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में देखेंगे। यहाँ पर वर्गीकरण एवं सारणीकरण में अंतर दिए गए हैं, आपको इसी प्रकार से याद करना है, आपको हेडलाइन जरूर याद रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है क्रम। वर्गीकरण में सर्वप्रथम समंकों यानी डेटा को एकीकृत किया जाता है, और जो सारणीकरण होता है सारणीकरण में वर्गीकृत समंकों को ही स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है। एक अंतर यह हो जाता है इनमें। आइए हम दूसरा अंतर देख लेते हैं, वर्ग विभाजन। इसमें एकत्रित समंकों को उनके समान व असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यानी वर्गीकरण में एकत्रित समंकों को यानी डेटा को उनके समान व असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। और जो सारणीकरण होता है इसमें वर्गीकृत समंकों को खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता ही होगा कि सारणी हम कैसे बनाते हैं। तीसरा अंतर हो जाता है यहाँ पर प्रक्रिया। वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है और सारणीकरण जो है समंकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की प्रक्रिया है और सारणीकरण समंकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अंतर यहाँ पर विभाग। वर्गीकरण में समंकों को वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है और सारणीकरण में उन्हें शीर्षक व उपशीर्षक में बांटा जाता है। एक अंतर ये हो जाता है। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्नावली जो है बोगार्ड के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची होती है। जो प्रश्नावली होती है वे विभिन्न व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची होती है। यह प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती है जिनका सारणीकरण एवं सांख्यिकीय संबंधी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट में आपकी इकाई सेकंड आ जाती है। यहाँ पर इकाई सेकंड से हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्थिति माध्य यानी पोजिशनल एवरेज का कोई एक नाम लिखिए। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका एक नाम हो जाता है मीडियन यानी माध्य का। नेक्स्ट यहाँ पर विभिन्न माध्यों के उपयोग बताइए, यानी यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट मीन्स। तो आइए हम विभिन्न माध्यों के उपयोग जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है समांतर माध्य। इस माध्य में एक आदर्श माध्य के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए व्यापारिक व आर्थिक क्षेत्र में इस माध्य का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। आयात निर्यात, लागत मूल्य, उत्पादन व उपभोग आदि की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर माध्यिका। माध्यिका का प्रयोग विशेष रूप से गुणात्मक प्रकृति के समंकों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बौद्धिक स्तर, ईमानदारी व योग्यता आदि का अध्ययन करने के लिए माध्यिका का प्रयोग उचित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुलक। व्यापारिक क्षेत्र में ऋतु विज्ञान व जीवशास्त्र संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भूयिष्ठक यानी बहुलक अधिक उपयुक्त माना जाता है। विशेष रूप से मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु ज्ञात करने, जैसे कॉलर का माध्य आकार, प्रति व्यक्ति या प्रति मशीन औसत उत्पादन, टेलीफोन कॉल की मध्यक संख्या, प्रति संस्था औसत लाभ आदि ज्ञात करने में बहुलक का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है भारित समांतर माध्य। सूचकांकों के निर्माण, मृत्यु दर, जन्म दर, बेरोजगारी की दर, प्रतिशत, परीक्षाफल आदि के तुलनात्मक अध्ययन में इसका विशेष महत्व होता है। किसका? भारित समांतर माध्य का। नेक्स्ट दिया गया है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के हम यहाँ पर उपयोग जान लेते हैं। तथ्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। अनुपातों, प्रतिशतों व चक्रवृद्धि दरों का औसत गुणोत्तर माध्य द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचकांकों की रचना में तथा जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करने में गुणोत्तर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है हरात्मक माध्य। गति, चलन, वेग व मात्रा आदि की गणना करने के लिए हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये 6 हेडलाइन याद रखनी है। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर को परिभाषित कीजिए। आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हो सकता है इस बार पूछ ले जाए।
तो चर जो होता है सांख्यिकी में राशियों के स्थान पर चिन्हों अथवा अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिनका मूल्य पृथक स्थानों पर पृथक होता है, उन्हें चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, सूचकांक की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, आपको हेडलाइन जरूर याद रखनी है। परिवर्तन का सापेक्ष माप, विशिष्ट माप, प्रतिशतों के माध्य, तुलना का आधार और संख्या द्वारा व्यक्त और व्यापकता। ये 6 हेडिंग आपको इनकी याद रखनी है। इनके बारे में आपको याद करना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो जो परिवर्तन का सापेक्ष माप होता है, प्रत्येक वस्तु की मापन इकाई अलग अलग होती है। जैसे अनाज हुआ क्विंटलों में और कपड़ा मीटरों में नापा जाता है। इसके मूल्य में परिवर्तनों का मूल्यांकन निरपेक्ष मूल्य में अथवा वास्तविक मूल्य में किया जा सकता है, परंतु सामूहिक रूप से परिवर्तन के बारे में निरपेक्ष मूल्यांकन से कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। सूचकांकों द्वारा सामूहिक परिवर्तनों का सापेक्ष माप किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है विशिष्ट माप। सूचकांक भी एक प्रकार के माध्य है, किंतु ये सामान्य माध्य नहीं है, परंतु ये विशेष प्रकार के माध्य हैं। सूचकांक सरल माध्य न होकर भारित माध्य हैं जिनमें इकाई असमान होती है। ये परिवर्तन की केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत रूप में प्रकट करते हैं। और प्रतिशतों के माध्य जो होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सूचकांकों की गणना प्रतिशतों में की जाती है। आधार वर्ष के मूल्यों को 100 मानकर अगले वर्षों के सूचकांकों की गणना कर ली जाती है। यथापि इनमें प्रतिशतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें प्रतिशतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पृथक पृथक इकाइयों के समूह की प्रतिशतों के औसत की गणना करके सूचकांकों का परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर तुलना का आधार। तुलना का आधार जो होता है, सूचकांकों द्वारा समय अथवा स्थान के आधार पर तुलना की जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जिस वर्ष के आधार पर तुलना की जाती है उसे आधार वर्ष, और जिस वर्ष की तुलना की जाती है उसे प्रचलित वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है संख्या द्वारा व्यक्त। निर्देशांक जो होते हैं सदैव संख्या में ही व्यक्त किए जाते हैं और ये संख्या केवल एक ही होती है। और जो व्यापकता है, व्यापकता सूचकांक केवल मूल्य के स्तर के मापन के लिए ही प्रयोग में नहीं आते, अपितु ऐसी घटनाओं के सापेक्ष माप के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की परिभाषा दीजिए। यह आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसका उत्तर आपको लिखना है, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक किसी स्थान पर विशेष पर वर्ग विशेष के व्यक्तियों के बीच जीवन निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तनों की दिशा व मात्रा को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की समालोचना यानी क्रिटिसिज्म ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन देश के सांख्यिकी विकास में अपूर्व एवं महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तथापि इसके क्रियाकलापों में निम्नलिखित दोष है जिनका उचित निराकरण कर इस क्षेत्र में इसकी भूमिका को और उपयोगी बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है, अनावश्यक हस्तक्षेप। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संबंध में एक दृष्टिकोण यह भी है कि इसके द्वारा केंद्रीय व राज्य सरकारों के विभिन्न सांख्यिकी विभागों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके कारण कार्य की निरंतरता में अवरोध के साथ साथ अनावश्यक विलंब होता है। इस संगठन की स्थापना सांख्यिकीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु की गई थी, परंतु इसके विपरीत यह संगठन संकलन व प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य भी करने लगा है, जिसके कारण संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर समन्वय करने में असफल। यह संगठन अपने मूल कार्य सांख्यिकी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने में असफल हो गया, अर्थात लक्ष्यहीन हो गया है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वह है यहाँ पर पुनरावृत्ति। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना विभिन्न संस्थाओं द्वारा संगृहीत समंकों में समन्वय स्थापित कर उनके दोहरेपन को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के समंकों के संकलन, विधियन एवं प्रकाशन के समय शक्ति एवं धन का ही अपव्यय नहीं होता, बल्कि अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है, परंतु समंकों का दोहरापन यथावत विद्यमान है। नेक्स्ट दिया गया है अपर्याप्त शिक्षण व्यवस्था। आर्थिक विकास के साथ साथ समंक संकलन, विश्लेषण, निवेचन एवं उनके अनुसार निर्णय की आवश्यकता सतत रूप से बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था अपरिहार्य है। लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को इस ओर भी सफलता का ही सामना करना पड़ रहा है। संगठन द्वारा दिया गया प्रशिक्षण एक वांछित स्तर प्राप्त करने में असक्षम रहा है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर प्रकाशन में विलंब। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रकाशन में अत्यधिक देर से प्रकाशित होते हैं, जिससे समंकों का ऐतिहासिक महत्व ही रह जाता है, अन्यथा इनकी तत्कालीन उपयोगिता कुछ नहीं रह पाती। छठा दिया गया यहाँ पर उचित निर्देशन का अभाव।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उचित मार्गदर्शन में कमी के कारण विभिन्न स्तर की इकाइयों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाओं एवं संबोधों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होता है। तो आपको ये 6 की 6 हेडलाइन याद रखनी है। 6 की हेडलाइन कौन कौन सी है? अनावश्यक हस्तक्षेप, समन्वय करने में असफल, पुनरावृत्ति, अपर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रकाशन में विलंब, उचित निर्देशन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और यदि हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात तो ये 7वीं जनगणना थी। इस जनगणना का पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2010 के दौरान संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घरों की गिनती देश भर में की गई थी और जनगणना का दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दूसरे चरण में लगभग 27 लाख लोगों को कार्य पर लगाया गया, जिन्होंने एक प्रश्नावली के आधार पर प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त की। 2011 की जनगणना जो है उसके कुछ बिंदु निम्न प्रकार हैं। कुल जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या थी 1,21,01,93,422, अर्थात लगभग 121 करोड़ भारत की जनगणना थी, जिसके अंतर्गत पुरुष की जो जनसंख्या थी वह थी, इसमें पुरुष जनसंख्या 62,37,24,248 थी, यानी 51.54%, तथा जो महिला की जनसंख्या थी वह थी 58,64,69,174, यानी 48.46%। कुल मिलाकर देश में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या में 17.64% वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में हुई थी, जिसमें 27.82% रही, और न्यूनतम दृष्टि से नागालैंड में यानी 0.47% की कमी हुई। उत्तर प्रदेश में इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 20.09% रही, और उल्लेखनीय यह है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,95,81,477, लगभग 20 करोड़, तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,25,97,565, लगभग 7.25 करोड़ है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% तथा मध्य प्रदेश में 6% है। अब हम बात करें स्त्री पुरुष अनुपात की, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में स्त्री अनुपात पुरुष 940:1000 है, जबकि विश्व में यह अनुपात 937:1000 है। केरल में यह अनुपात सर्वाधिक है, यानी 1084:1000 है, तथा बिहार में न्यूनतम है 877:1000 है। यह अनुपात उत्तर प्रदेश में 908:1000 तथा मध्य प्रदेश में 931:1000 है। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में देश में स्त्री पुरुष अनुपात 933:1000 था। इस प्रकार चालू दशक में इस अनुपात में सुधार हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या के घनत्व की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व में यह मात्र 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां एक और दिल्ली में यह घनत्व 11,247 व्यक्ति है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में देश में जनगणना का घनत्व 324 व्यक्ति था। 2011 में जनसंख्या का घनत्व उत्तर प्रदेश में 828 तथा मध्य प्रदेश में 236 है। अब हम बात करेंगे साक्षरता की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% थी, जो पुरुषों में 82.14% तथा महिलाओं में 65.46% थी। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 69.72% थी, जो पुरुषों में 79.24% तथा महिलाओं में 59.25% थी। तो ये कुछ 2011 की जनगणना के बिंदु थे जो कि आपको याद रखने जरूरी है। पहला पॉइंट है यहाँ पर कुल जनसंख्या, दूसरा है स्त्री पुरुष अनुपात, तीसरा है जनसंख्या का घनत्व, चौथा है साक्षरता। तो आपको इन्हीं के बारे में लिखना होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औद्योगिक समूहों का महत्व बताइए। तो इनकी सहायता से उद्योगों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और उनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जिन्हें औद्योगिक समूह कहा जाता है। ये समूह पिछली जानकारी के साथ साथ आगे आयोजन के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ये समूह यानी आंकड़े विभिन्न देशों तथा प्रदेशों की औद्योगिक प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक होते हैं।
और औद्योगिक समूहों के आधार पर ही विभिन्न उद्योगों में संतुलन के प्रयत्न किए जाते हैं। इन्हीं की सहायता से बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न संभव है। संक्षेप में निम्नलिखित कारणों से औद्योगिक समूहों की भारी उपयोगिता है। पहला है योजना के आधार पर, दूसरा है नीति निर्धारण में सहायक, तीसरा है संरक्षण नीति में सहायक और चौथा है उद्योगों में संतुलित विकास, पांचवा है यहाँ पर मूल्य नियंत्रण में सहायक, छठा है यहाँ पर बेरोजगारी निर्धारण में सहायक और सातवां है तुलना में उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो गणित में 1, 2, 3, 4 आगे जितनी भी संख्याएं क्रम से चलती है आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के जो गुण स्वभाव भाज्यता से संबंधित है उनका अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आय फलन को स्पष्ट कीजिए, कुल आगम फलन तथा मांग फलन के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आय फलन, जिसे रिवेन्यू फंक्शन भी कहा जाता है। कुल आगम जिसे टोटल रिवेन्यू कहा जाता है, जिसे TR से दर्शाते हैं। उत्पाद की एक निश्चित मात्रा को एक दी हुई कीमत पर बेचने से फर्म को जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू यानी कुल राजस्व कहा जाता है। इसी प्रकार TR यानी टोटल रिवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Q गुना P के। यहाँ पर Q होता है उत्पादन की मात्रा और P होता है यहाँ पर कीमत। Q का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्वांटिटी और P का मतलब हो जाता है यहाँ पर प्राइस। यदि हम औसत आगम की बात करें यानी एवरेज रिवेन्यू यानी औसत राजस्व, आगम को राजस्व भी कहा जाता है, तो किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से प्राप्त प्रति इकाई आय को औसत आय अथवा औसत आगम कहा जाता है। सूत्र के अनुसार देखें तो एवरेज रिवेन्यू यानी औसत आगम बराबर होता है कुल आगम यानी TR यानी टोटल रिवेन्यू बटे में होता है उत्पादन मात्रा यानी क्वांटिटी, जिसे Q से दर्शाते हैं। इस प्रकार कुल आगम को बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त औसत आगम उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर वस्तु की कीमत ही होती है। इसीलिए AR यानी एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा टोटल रिवेन्यू बटे Q। यह इक्वल हो जाएगा Q डॉट P बटे Q के। यदि हम Q से Q यहाँ पर कैंसिल करें तो यहाँ पर केवल P रह जाएगा यानी कीमत, तथा P बराबर यहाँ पर होता है F। Q औसत आगम वक्र है जो ये दर्शाता है कि कीमत मांगी गई मात्रा का फलन है, यहाँ यही मांग वक्र भी होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीमांत आगम की यानी मार्जिनल रिवेन्यू यानी MR, जिसे MR से दर्शाते हैं। किसी वस्तु की एक इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू MR कहा जाता है। चूँकि सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, अतः इसे निम्नवत भी लिखा जा सकता है। MR यानी मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर D अपॉन DQ और गुना में हो जाएगा यहाँ पर TR यानी टोटल रिवेन्यू। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि MR इक्वल हो जाएगा DR बटे हो जाएगा DQ के। TR बराबर हमने R लिखा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा MR इक्वल DR अपॉन DQ। अब हम यहाँ पर कुल आगम फलन तथा मांग फलन में संबंध देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टोटल रिवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। हम जानते हैं यदि मांग फलन Q या D इक्वल F P हो तो कुल आगम P इक्वल हो जाएगा P डॉट D इक्वल P डॉट F डॉट P। तो यहाँ पर हो जाएगा TR इक्वल टू R इक्वल टू PQ के, तथा MR यानी मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा यहाँ पर पहले ही हमने लिखा था DR अपॉन DQ। यह इक्वल हो जाएगा P डॉट DQ अपॉन DQ प्लस Q डॉट DP अपॉन DQ के, जो इक्वल हो जाएगा P प्लस Q डॉट DP अपॉन DQ। यहाँ पर इक्वल हो जाएगा P ब्रैकेट 1 प्लस Q अपॉन P डॉट DP अपॉन DQ के। तो आपको यह सूत्र यहाँ पर याद रखना होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न श्रेणी का मध्य का ज्ञात कीजिए यानी माध्य का ज्ञात कीजिए। तो माध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दिए गई संख्याओं को हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 6 सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दी गई है 10, उसके बाद 12 दी गई है, उसके बाद यहाँ पर 15 दी गई है, 15 के बाद 18 दी गई है, 18 के बाद 19 दी गई है, 19 के बाद यहाँ पर 20 दी गई है, 20 के बाद यहाँ पर 25 है, 28 है
और 28 के बाद जो होगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 30। तो हमें इसका माध्य का ज्ञात करना है। तो माध्य का ज्ञात करने का सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है 1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 वहाँ पद, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा n/2 + 1 वह पद। यह सूत्र है, आपको इस सूत्र से ही ये सवाल हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1/2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर n हो जाएगा, यानी जितनी भी ये संख्या है, ये संख्याएँ दी गई यहाँ पर 10, तो हमें यहाँ पर 10 लिख देना है। 10 के बटे में जाएगा यहाँ पर 2, इसके बाद प्लस यहाँ भी 10 आएगा n/2 + 1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इक्वल हो जाएगा 10 से यहाँ पर 2 काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 6। तो हमें यहाँ पर देखना है कि पाँचवा पद कौन सा है और छठा पद कौन सा है। यहाँ पर पाँचवा पद है 18 और छठा पद है यहाँ पर 19। तो हम पाँचवें और छठे पद को जोड़ लेंगे। 18 और 19 होता है 37। 37 को 2 से भाग देने पर आता है यहाँ पर 18.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 18.5, जो कि करेक्ट आंसर है 18.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाने हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न श्रेणी का विस्तार गुणांक की गणना कीजिए। तो विस्तार गुणांक की गणना करने के लिए आपको एक फार्मूले की आवश्यकता होगी। वह फार्मूला होता है L - S अपॉन में होता है L + S। यहाँ पर L होता है सबसे बड़ी संख्या यानी लार्ज नंबर, और S होता है स्मॉल नंबर यानी सबसे छोटी संख्या। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 32 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा 32 माइनस यहाँ पर S यानी सबसे छोटी संख्या है 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। इसके अपॉन में जाएगा 32 + 10, यानी सबसे बड़ी संख्या में से पहले छोटी संख्या घटा देनी है, उसके अपॉन में लिखना है सबसे बड़ी संख्या में 10 जोड़कर। यहाँ पर हो जाएगा 32 में जब 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 22, और 32 में जब 10 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 42, और जब हम 22 को 42 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 0.52। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हल करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पूरे सिलेबस से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।